Bharati News. Dr. Durgesh Tripathi, who teaches a wonderful course of MOOC, Society and Media, very popular course, with us here to talk about how media is impacting society. Sir. बहुत बहुत धन्यवाद सुमित भाई। डॉक्टर सुमित मुखर्जी जी को आप सब परिचित होंगे पहले से, मुझे विश्वास है। सबसे पहले मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, जितने हमारे पीछे छात्र बैठे हैं हमारे सामने, उन लोगों में से कितने लोगों को ठंड लग रही है और नहीं लग रही है? सही सही बताइएगा। नहीं लग रही है? हमें तो बहुत लग रही थी, क्योंकि मुझे लगता है एसी सीधे नीचे आ रहा हमारे पास। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब बाहर में इतनी धूप है, इतनी गर्मी है, जिसमें आप 5 मिनट नहीं खड़े हो सकते। खड़े हो सकते हैं? जो खड़ा हो सकता है हाथ उठाए। तो मैं भी आपको 5 मिनट बाहर खड़ा करूंगा। लेकिन अंदर इतनी ठंड है, इतना अच्छा एयर कंडीशन हॉल है कि हम सभी को ठंड लग रहा है, और हम सब ने निवेदन किया कि थोड़ा गर्मा गर्म चाय आ जाए। मैं ये कहना चाहता हूं आप सभी को कि आप सब कितने प्रिविलेज्ड हो, लकी हो कि आप सबको इतना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया गया है। मैं एक छोटा सा आपको एक वाकया सुनाता हूं जो हमारे छात्र जीवन का है। हम सब लोग बहुत प्रिविलेज्ड या दिल्ली जैसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के निवासी नहीं थे, तो एक बहुत संवैधानिक पोस्ट पे थे, पॉलिटिकल लीडर थे। उनसे कुछ लोगों का समूह, छात्रों का समूह, युवाओं का समूह, जैसे आप सब हैं, हम सब थे, और हम लोग उनके पास गए और कहे कि सर एक बढ़िया कॉलेज या यूनिवर्सिटी, कोई एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैसी कोई स्थापना इस क्षेत्र में कर दीजिए जो रूरल एरिया में था। तो उन्होंने क्या कहा मैं आपको बताना चाहूँगा। उन्होंने कहा कि आप चाहो तो हॉस्पिटल खुलवा लो, आप चाहो तो कोई इंडस्ट्री खुलवा लो, बट कोई एकेडमिक इंस्टीट्यूशन खोलने की बात आप ना करो। हमने कहा ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा कि ये आसान है आपको सेवा देना, सुविधा देना, बट एजुकेशन यदि आप देते हो तो सब लोग समर्थ होते हैं, सब लोग समझदार होते हैं, और ये समझते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। मैं समझता हूं कि तमाम राजनेता जो हमारे देश के हैं, उनमें से माननीय पतंगराव कदम जी को हम सबको धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने एक एकेडमिक इंस्टीट्यूशन न सिर्फ दिल्ली में बल्कि महाराष्ट्र में एक बहुत बड़े स्तर पे उन्होंने स्थापित किया है, और वे समाज को और देश को एक नई दिशा देने का काम कर रहे हैं। और वो चाहते हैं कि हमारा समाज और हमारा देश शिक्षित हो, और शिक्षित होगा तभी समर्थ होगा। मैं आभारी हूं भारतीय विद्यापीठ प्रबंधन का, स्पेशली होडा साहब का, जिनका कंटिन्यूअस पैट्रोनेज मेंटरशिप हमें मिलता है। मैं बहुत आभारी हूं कि जिन गुरुओं से हम लोगों ने सीखा था, जिन अध्यापकों से, जिनकी स्पीच से, फॉर्मल इनफॉर्मल डिस्कशन में, उनके बीच में मुझे ये मौका मिला कि मैं आप सबके बीच में अपने विचार को रख पाऊं। कुछ बच्चों ने कहा कि मुझे ठंड नहीं लग रही है और मैं बाहर 35 डिग्री 40 डिग्री में खड़ा हो सकता हूं, बट मैं देख सकता हूं हमारे सामने कुछ बच्चे सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं। मैं समझता हूं रात में पढ़ाई किया होगा उन्होंने, या तैयारी किया होगा कि मीडिया पंचायत में जब सर आएंगे तो उनके विचार को हम लिखेंगे, सुनेंगे, और यही लिखना, सुनना, फॉर्मल और इनफॉर्मल डिस्कशन और इंटरेक्शन आपको वहां पहुंचाएगा जहां आज मैं खड़ा हूं, ऐसा मेरा विश्वास है, और इससे भी आगे जाएंगे ऐसा मेरा विश्वास है। लेकिन इसके लिए आपको बहुत कमिटेड होना पड़ेगा, समर्पित होना पड़ेगा,
और सस्टेन्ड एफर्ट्स के साथ अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाना पड़ेगा। मैं आभारी हूँ बीबीआई भारतीय विद्यापीठ का कि सुमित मुखर्जी जी जो हमारे मित्र हैं, डॉक्टर सचिन भारती जी जो हमारे कुलीग हैं, प्रोफेसर शिवाजी सरकार साहब जो आईएमसी के रिटायर्ड प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर पीतावास प्रधान जी जो एएमयू से आए, और हम सबके सीनियर और हम सबके पैट्रन प्रोफेसर हेमंत जोशी जी आए हैं यहाँ पे, और आप सब उनकी बातों को सुनेंगे। इस पूरे फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी की बात करते हैं हम, जब मीडिया की बात करते हैं तो हमसे पहले के वक्ताओं ने इंटरनेशनल और नेशनल अपनी अंडरस्टैंडिंग और पर्सपेक्टिव से आप सबको अपने बारे में बताया कि क्यों फोर्थ पिलर कहते हैं डेमोक्रेसी का ध्यान दीजिएगा, लोकतंत्र का मीडिया है। और मुझे लगता है कि मैं 10 मिनट से ज़्यादा ले लूँगा, जो मुझे निश्चित समय दिया गया है एज ए पैनलिस्ट। तो मैं चाहूँगा कि जो मेरे मॉडरेटर हैं या जो भी इस चीज़ को कंट्रोल कर रहे हैं या एडवाइस कर रहे हैं वो मुझे सजेस्ट करेंगे। होदा साहब ने बहुत अच्छी बात कही और इससे शुरुआत करी जब हम सबका स्वागत वे कर रहे थे। उन्होंने महात्मा गांधी की जिक्र की और महात्मा गांधी का जिक्र कई लोगों ने किया, कई पूर्व के वक्ताओं ने कहा। महात्मा गांधी ने क्या कहा था? आप लोग कितने इस पूरे ऑडिटोरियम में कौन सा छात्र महात्मा गांधी के बारे में नहीं जानता है, नहीं सुना है, नहीं पढ़ा है? वो कृपया हाथ उठाए। आप सब ने पढ़ा है, आप सब उनको सुनते हैं, आप उनके विचारों को आत्मसात करते हैं। ऐसा जान के जो आपने मुझे फीडबैक दिया, मुझे बहुत खुशी हुई। महात्मा गांधी जी ने 3 चीजों के बारे में कहा, ट्रूथ, सेल्फ रेगुलेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी के बारे में उन्होंने बात करी। माने सत्य के साथ रहना है, हमें एक जिम्मेदार नागरिक बनना है और हमेशा से आत्म अनुशासन में रहना है। मुझे ये लगता है कि जब मीडिया या उसको मीडिया के साथ रहने वाला आम नागरिक, हम सब जब इन 3-4 चीज जिसके बारे में महात्मा गांधी जी ने अपनी किताबों में, अपने समाचार पत्रों में और अपने स्पीचेज में बार बार बोला है, इन सारी चीज़ों को यदि हम लोग फॉलो करें तो डेफिनेटली मुझे पूरा विश्वास है कि फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अकाउंटेबिलिटी है, वो निश्चित रूप से फुलफिल होगी। आज हम ऐसा सुनते हैं या ऐसा बताते हैं लोग, या आप भी उसको सर्च कर सकते हैं कि मीडिया एक फोर्थ स्टेट के साथ साथ मैंने कहा है रियल एस्टेट में भी बदलता जा रहा है। आज जितने भी बड़े मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी एक साथ के साथ मैं कह सकता हूं, उनकी एक इंडस्ट्री के रूप में, कॉरपोरेट के एक एस्टेब्लिशमेंट के रूप में वे जुड़ रहे हैं और अपनी चीज़ों को, व्यापार को बढ़ा रहे हैं। और जब आप अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी से डेविएट होते हैं, जब आप कॉरपोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ बढ़ते हैं, तो मुझे लगता है कि आप अपनी जो एक जिम्मेदारी है उससे हम डेविएट होते हैं। या आप यह उसी तरीके से है कि जैसे एक छात्र के रूप में आप अपने अध्यापक की बात पूरी तरीके से सुनते नहीं हैं, या एक अध्यापक के रूप में हम डेविएट करते हैं जब हम अपनी छात्रों के प्रति जिम्मेदारी से डेविएट होते हैं। उसी तरीके से समाचार पत्रों का भी रोल है। और हम फोर्थ स्टेट ऑफ द डेमोक्रेसी तब कहते हैं जब कोई भी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन ट्रूथ को, सेल्फ रेगुलेशन को, रिस्पॉन्सिबिलिटी को, अकाउंटेबिलिटी को टूवर्ड्स द सोसाइटी, टूवर्ड्स द नेशन वो कमिटेड होता है, वह एक तरीके से अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाता है। तो हमें ये लगता है कि चीजें बहुत तेजी से बढ़ी हैं। यदि फोर्थ स्टेट की बात करें डेमोक्रेसी की एज ए मीडिया ऑर्गेनाइजेशन, तो हमें लगता है कि स्वतंत्रता से पूर्व की बात करें, हम स्वतंत्रता के बाद की बात करें मीडिया के रिस्पॉन्सिबिलिटी को, तो थोड़ा ज्यादा समझ में आता है। स्वतंत्रता से पूर्व
समाचार पत्रों का, मीडिया का बहुत बड़ा योगदान था समाज को जागरूक करने में, राष्ट्रीय आंदोलन में उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। इसलिए हम लोग या बहुत सारे पॉलिटिक्स के जो बड़े प्रोफेसर्स थे, दर्शन के जो समझ रखते थे प्रोफेसर्स, उन्होंने उसको फोर्थ स्टेट कहा मीडिया को। फिर स्वतंत्रता के बाद की बात करें, प्रिंट मीडिया बेस्ट था। प्रिंट मीडिया धीरे धीरे अपनी रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ एक बिजनेस का कॉर्पोरेट मॉडल के रूप में उसका डेवलप होता है। फिर हम लोग 21वीं सदी में आते हैं, 21वीं सदी से थोड़े पहले से आते हैं, तो हम देखते हैं कि मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस बिजनेस के रूप में वो एस्टैब्लिश होते हैं कॉर्पोरेट के रूप में, और उनका शेयर मार्केट में लिस्टिंग होती है। आप सबको जानना चाहिए मीडिया रेगुलेशंस के साथ साथ मीडिया रेवेन्यू मॉडल को, मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी के साथ मीडिया के रेवेन्यू मॉडल को। और आज ज्यादातर मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस एक शेयर मार्केट में लिस्टेड कंपनी के रूप में वे लिस्टेड हैं। जब आप शेयर मार्केट के रूप में और कॉर्पोरेट एक इंडस्ट्री के रूप में आपकी स्टैब्लिशमेंट होगी, तो आपका लक्ष्य होगा प्रॉफिट मेकिंग। मैं बहुत सारे विदेश की यात्रा मैंने किया, चाहे वो टोरंटो कनाडा करें, यूएस करें, यूरोपियन कंट्रीज की बात करें, यूके में मैं पार्लियामेंट ऑफ ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स में था न्यूयॉर्क टाइम्स के एडिटर के साथ। यदि ईस्ट में बात करें तो मैं संघाई से लेके जितनी भी कोरिया और तमाम कंट्रीज की मैंने विजिट करी, और ये मैंने अनुभव किया, ये आपको जानना चाहिए, मैंने ये अनुभव किया कि प्रिंट मीडिया बहुत तेजी से डिक्लाइन हो रही है वेस्टर्न कंट्रीज में। और क्या बढ़ रहा है, मीडिया किस रूप में बढ़ रहा है, तो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे उसकी प्रेजेंस बढ़ गई है। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है, जेन जी, जेन जेड, जिससे आप सब जुड़े हैं। मिलेनियम्स से अब हम लोग आगे बढ़ चुके हैं और जेन जेड की तरफ, जेन जी की तरफ हम आ चुके हैं, और आप सभी जेन जी को लीड करते हैं और उसको रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब सबके हाथ में मोबाइल है, सबके हाथ में स्मार्टफोन है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटेड विद द मीडिया रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी हमारी और आपकी और बढ़ चुकी है। क्योंकि जब कोई न्यूज, कोई गलत न्यूज वायरल हो जाए तो देखते देखते घंटे, 2 घंटे, दिन में, 2 दिन में वो बहुत बड़ा रूप ले लेती है। इसको देखने के लिए बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। आप यदि समाचार पत्र रोज पढ़ते हो या समाचार पत्र नहीं भी पढ़ते हो, तो आप जो अपनी मोबाइल फोन है, स्मार्टफोन है, उसमें इस तरीके की न्यूज को आप सर्च कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो आपको ये समझ में आएगा कि कितनी तेजी से मीडिया लैंडस्केप चेंज हो रहा है, और इसको हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि ये एथिकल पैराडाइम्स भी हैं। और हमें समझना चाहिए कि सेल्फ रेगुलेशंस के साथ साथ हमें जिस तरीके की बात अभी थोड़ी देर पहले वक्ताओं ने कही कि जब रीडरशिप की बात करेंगे, जब आप पढ़ने की बात करेंगे, रेवेन्यू की बात करेंगे, तभी मीडिया रिस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल होगा। आपको ये चुनना होगा सत्य और असत्य के बीच में, और मुझे लगता है कि तभी फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी को हम मीडिया के रूप में रेस्पेक्ट को दे पाएंगे। तो सेल्फ रेगुलेशन होना चाहिए हमें। और जब हम जेन जेड की तरफ चलते हैं, जेन जी की तरफ चलते हैं, जब डिजिटल मीडिया की बात करते हैं और यूथ की बात करते हैं, तो हमें सेल्फ रेगुलेशन होने के साथ साथ मीडिया लिटरेसी बहुत जरूरी है। हम सब लिटरेट हैं। इस पूरे ऑडिटोरियम में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो 10+2 पास नहीं है। कोई ऐसा है जो 10+2 पास नहीं है इस पूरे एस्टीम्ड गैदरिंग में? सब 10+2 करके आ चुके हैं। तो मुझे ये लगता है कि सब लिटरेट हैं, जो एक भाषा है लिटरेसी की, साक्षर होने की। तो अब हमें मीडिया लिटरेट होने की तरफ बढ़ना है। मीडिया लिटरेसी बहुत जरूरी है, और ये समझना है कि मीडिया का मीडिया पे जो समाचार पब्लिश्ड हैं, जो समाचार हमें दिखाई जाती है, जो समाचार पब्लिश्ड है हमारे समाचार पत्र के रूप में या मैगजीन के रूप में, उसमें क्या सत्य है, क्या असत्य है, कैसे वे ओपिनियन फॉर्मिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, किस तरीके से हमारे आपके दिमाग को मैनिपुलेट करके
उसको इस तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहे हैं जिस तरीके से इन्फ्लुएंशियल मार्केटिंग का कैटलिस्ट करता है। मुझे आशा ही नहीं, वे विश्वास है कि इस स्टीम्ड गैदरिंग में जो छात्रों और अध्यापकों के साथ है, आप सब मीडिया लिटरेसी को जरूर पढ़ेंगे, मीडिया लिटरेसी को जरूर समझेंगे। ये एक नागरिक के रूप में भी आपकी जिम्मेदारी है और एक पत्रकारिता के छात्र के रूप में ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि आप मीडिया लिटरेट हों और तभी महात्मा गांधी के सपने को पूरा कर पाएंगे या एक समर्थ भारत, शिक्षित भारत की परिकल्पना को साकार कर पाएंगे और तभी एक शक्तिशाली राष्ट्र की स्थापना कर पाएंगे। मैं शक्तिशाली का मतलब ये नहीं कहता कि इसमें कोई मोनोपोलिस्टिक कोई एक एस्टैब्लिशमेंट की मैं बात कर रहा हूं। मैं शक्तिशाली इस सेंस में कहता हूं कि आप के अंदर ये शक्ति हो सोचने और समझने की कि मीडिया में क्या पब्लिश्ड हो रहा है, मीडिया में क्या दिखाया जा रहा है। क्योंकि जब तक आप मीडिया लिटरेट नहीं होंगे, एक स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, समर्थ भारत की स्थापना नहीं कर पाएंगे। और जब तक भारत की या अपने राष्ट्र की परिकल्पना एक सही भारत के रूप में नहीं हो, एक अच्छे भारत के रूप में नहीं हो, तो मुझे लगता है कि एक विकसित भारत की परिकल्पना तब तक साकार नहीं हो पाएगी। और विकसित भारत का टर्म यदि हम बात करें तो बहुत सारी चीजों से जुड़ी है। और फोर्थ पिलर मैं फिर कहूंगा कि तभी ये संभव होगा जब आपको एक बहुत अच्छी मैगजीन मेरे सामने है। बस मैं वाइंड अप कर रहा हूं। मुझे पता था कि मैं 10 मिनट से ज्यादा ले चुका हूं और सेल्फ रेगुलेशन को मैं मानता हूं। मैं मात्र 1 मिनट और लूंगा। आपने NEP 2020 का एक बढ़िया आर्टिकल है, आप सब जरूर पढ़िएगा। और मैं कहूंगा अपने अध्यापकों से, अपने मित्रों से, जो यहाँ सारे एक अच्छे अध्यापक हैं, सब हम ही शिक्षित और योग्य अध्यापक इस पूरे विद्यालय के साथ साथ एक इंस्टीट्यूट में भी हैं, तो NEP 2020 को आप सबसे रिव्यू लिखवाएं आप, कि ये जो आर्टिकल है उसमें रिव्यू लिखें, उनका पर्सपेक्टिव क्या है। मैं साथ के साथ जल्दी से कंप्लीट करूंगा, क्योंकि एक और इंपॉर्टेंट बात, आप में एक लिखा गया एक आर्टिकल फैक्ट टू फेक, जो मैं बात आपसे कर रहा हूं मीडिया लिटरेसी की, इसको पढ़ने के बाद मैंने अपनी बातचीत को, इंटरेक्शन को आपसे जो हो रही है हमारी, उसको मैंने थोड़ा सा चेंज किया, थोड़ा सा मैंने इसके साथ जोड़ा। इस आर्टिकल को जरूर पढ़िएगा और इसके रिव्यू आप सब जरूर लिखवाइएगा इन बच्चों से, जिससे कि मीडिया लिटरेसी के बारे में ये सेंसिटाइज हो और कैपेसिटी बिल्डिंग हो। एक और इंपॉर्टेंट बात, उसके साथ खत्म करूंगा और मैं सुमित जी से क्षमा मांगूंगा 1 मिनट और लेने का, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट और कंटेम्प्रेरी ट्रेंड है, चैट जीपीटी और AI। मैं कहना चाहूंगा, मैं ऐसे बहुत सारे अध्यापकों की भी बात करता हूं, छात्र तो बाद में आते हैं, मतलब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में हम बात करें, क्योंकि एक अध्यापक के रूप में हमें पहले जिम्मेदार होना है। चैट जीपीटी से लिखा हुआ आर्टिकल, चैट जीपीटी से लिखा हुआ प्रपोजल, चैट जीपीटी से लिखी हुई छोटी छोटी एप्लीकेशन हम सब देख रहे हैं। मैं यूनिवर्सिटी में बैठ के ये चीज ऑब्जर्व कर रहा हूं। तो मेरा ये निवेदन है कि इसको भी जरूर पढ़िएगा कि चैट जीपीटी क्या है, इसके कितने खतरनाक आयाम हैं और कैसे आपको ये डेविएट करेगा। और साथ ही साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी के बारे में आप सब सुनते होंगे, पढ़े होंगे। उससे भी खतरा जेन जेड को बहुत ज्यादा है, हमारे समाज को बहुत ज्यादा है। आपने देखा होगा कि मिस इंफॉर्मेशन, डिसइंफॉर्मेशन, डीप फेक्स से अब हम लोग आगे बढ़ चुके हैं, चीप फेक्स के रूप में भी चीजें आ गई हैं। और आपने जरूर देखा होगा, मुझे विश्वास है कि किस तरीके से ओबामा की किसी पिक्चर को मॉफ करके किस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है। बराक ओबामा के बाद यदि बात करें ट्रंप की, तो ट्रंप का भी आपने देखा होगा किस तरीके से उन्होंने अपने ट्विटर पे, एक्स अब हो गया, उस पर उन्होंने अपलोड कर दिया। जो बिडेन का एक अभी वायरल वीडियो देखा होगा आपने, जो चीप फेक्स का बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है। तो इस तरीके के खतरे हमारे सामने हैं, जो डिजिटल इंगेजमेंट और पेनिट्रेशन के साथ साथ हम सभी को अवेयर रहना है
कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है, सेंसिटाइज होना है और स्पेशली जेन जी को बहुत अवेयर रहना है। मैं पुनः आप सभी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो भी मेरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, जो मेरा आइडिया है, मैं आप सबको साझा कर पाया। बहुत बहुत धन्यवाद।